पहला कारण है मतांतरण, कन्वर्शन। कैथोलिक चर्च के लोग हमको बताते कि हम नहीं करते। रिलीजन अपना अपना चॉइस है, जिनको जिस रिलीजन में जाना है। भाई पहले दिन इस्लाम भारत में आया तब से आज तक इस्लाम यहाँ है और रहेगा। ये मैंने भी पिछले बार भी कहा था, इस्लाम नहीं रहेगा ऐसे सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं है। हिंदू सोच ऐसी है नहीं। अपने देश में भी मुसलमान नागरिक है, उनको भी रोजगार की जरूरत है। आक्रांताओं के नाम नहीं होने चाहिए। आप ये समझकर तालियां मत बजाओ कि मैंने मुसलमानों के नाम नहीं होने चाहिए ऐसा कहा है। ऐसा नहीं कहा है मैंने कि 3 संतान होने से इससे माता पिता का, संतानों का, तीनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मैं तो जानवरों का डॉक्टर हूं, उधर ये विषय ही नहीं है। बाकी देश बुद्ध के देश नहीं है तो वो युद्ध की भाषा बोलते हैं, तो शस्त्र होना तो आवश्यक रहता है ना। बाकी 75 साल की बात है तो मोरोपंत जी को मैंने कोट किया, वो बड़े मजाकी आदमी थे। डेमोग्राफी की चिंता होती है और होने का कारण है कि डेमोग्राफी बदलती है तो उसके कुछ परिणाम निकलते हैं। देश का विभाजन एक परिणाम है। मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, तिमोर हो गया, इंडोनेशिया, सर्वत्र सब देशों में डेमोग्राफिक इम्बैलेंस की चिंता रहती है। लेकिन ये चिंता भी क्यों उत्पन्न होती है कि संख्या से ज्यादा इरादा क्या है इसके बारे में शंका रहती है मन में। तो पहली तो बात संख्या की है। तो जनसंख्या के असंतुलन में वास्तव में उसके कारण क्या है? पहला कारण है मतांतरण, कन्वर्शन, जो भारतीय परंपरा का हिस्सा नहीं है। और कैथोलिक चर्च के लोग हमको बताते कि हम नहीं करते। तो कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी में भी उसको ठीक नहीं माना जाता, ऐसा एक प्रवाह है। और परसों उलेमाओं से बात हुई तो उन्होंने हमको बताया, मदरसों के टीचर्स से बात हुई कि इस्लाम में भी मना है। पैगंबर साहब के चाचा उनको कलमा पढ़ाने के लिए अनुयायियों ने कहा तो उनका मना किया, उन्होंने ये नहीं करना है। अगर ऐसा है तो ये होना नहीं चाहिए। रिलीजन अपना अपना चॉइस है, जिनको जिस रिलीजन में जाना है। जबरदस्ती गए, वापस आना चाहते हैं, आओ, अपने मन से आओ, लोभ लालच जबरदस्ती नहीं। लेकिन ये होता है तो इसको रोकना, ये करना पड़ेगा। दूसरी बात है घुसपैठ। तो ये ठीक है कि हमारा डीएनए सबका एक है, लेकिन व्यवस्थाएं होती है। अब यूरोप में भी 3-3 देश, 4-4 देश ऐसे हैं जो समान एंसेस्ट्री रखते हैं। लेकिन देश एक व्यवस्था है, उसकी सीमा होती है, उसमें आना जाना। आप पूछते हो घुसपैठियों को रोकना सही है क्या? मैं कहता हूं अगर डीएनए एक है तो परमिशन लेके आना गलत है क्या? परमिशन लेके आना चाहिए ना। परमिशन नहीं मिलती तो नहीं आना चाहिए। लेकिन विधि विधान नियम बाजू रख के घुस जाना ये अपने आप में गलत बात है। आने पर उपद्रव होता है, ये अनुभव है। तब 70 वर्ष के बाद भी इस अविश्वास के कारण, एक तरफ अविश्वास है हिंदुओं में उनकी दुर्बलता के कारण, उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि ठीक है भाई है मुसलमान लोग, लेकिन अपने ये क्या है, पूजा बदली ना। हमारी संस्कृति में तो जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिन देखी तैसी। तो हम अब संगठित है हम साथ चलाएंगे, साथ चलेंगे। और उधर कॉन्फिडेंस नहीं है, इनके साथ चलेंगे तो हमारा इस्लाम बचेगा कि नहीं बचेगा। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भूल गए, अपनी शक्ति को भूल गए। एक जगह शक्ति जागरण करना आवश्यक है, समाज का संगठन करना आवश्यक है। दूसरी जगह ये गलतफहमी हटानी आवश्यक है। भाई पहले दिन इस्लाम भारत में आया तब से आज तक इस्लाम यहाँ है और रहेगा। ये मैंने भी पिछले बार भी कहा था, इस्लाम नहीं रहेगा ऐसे सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं है। हिंदू सोच ऐसी है नहीं।
दोनों जगह ये कॉन्फिडेंस बने, तब ये संघर्ष खत्म होंगे। पहले ये मानना होगा कि हम सब लोग एक है, हमारी भाषाएं अलग है, जाति पाति अलग है, पूजा अलग है, ये सब है, विशिष्टताएं हैं हमारी, लेकिन सबसे ऊपर ये हमारा राष्ट्र है, सबसे ऊपर ये हमारा देश है, हमारा समाज है, हमारी संस्कृति है, और वो अलग अलग नहीं है। अपने देश में भी मुसलमान नागरिक है, उनको भी रोजगार की जरूरत है। मुसलमान को रोजगार दे रहे हैं तो उनको दीजिए, जो बाहर से आए उसको क्यों दे रहे? उनके देश की व्यवस्था उन्होंने करनी चाहिए। सब शास्त्र कहते हैं, विज्ञान, कि जन्म दर 3 से कम जिनका होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं, तो 3 से ऊपर मेंटेन करना चाहिए। सब देशों में ऐसा होता है, सब समाज ऐसा करते हैं। दूसरा, डॉक्टर लोग मुझे बताते हैं कि 3 संतान होने से बहुत देर नहीं करना विवाह में, और 3 संतान होना, इससे माता पिता का, संतानों का, तीनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और जिस घर में 3 संतान है, उस घर की वो संतान आपस में ईगो मैनेजमेंट सीख लेती है, इसलिए आगे चल के उनके फैमिली लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। ये डॉक्टर ने बताया है, मैं तो जानवरों का डॉक्टर हूं, उधर ये विषय ही नहीं है, तो मनुष्यों के डॉक्टर मुझे ये बताते हैं। फिर अपने देश की पॉलिसी है, पॉपुलेशन पॉलिसी, वो 2.1 रिकमेंड करती है। अब वो देश का एवरेज 2.1, ये तो ठीक है, लेकिन संतान होती है तो 0.1 संतान कभी होती नहीं। गणित में 2.1 का 2 होता है, लेकिन मनुष्य के जन्म में 2 के बाद 0.1 होता नहीं ना, 3 ही होता है, इसलिए 2.1 मीन्स 3। अब शहरों के और रास्तों के नाम बदलना वहां के लोगों की भावनाओं का के हिसाब से होना चाहिए। आक्रांताओं के नाम नहीं होने चाहिए। आप ये समझकर तालियां मत बजाओ कि मैंने मुसलमानों के नाम नहीं होने चाहिए ऐसा कहा है, ऐसा नहीं कहा है मैंने। आक्रांताओं के मत करो, लेकिन शहीद हवालदार अब्दुल हमीद नाम होना चाहिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम नाम होना चाहिए। बाकी 75 साल की बात है, तो मोरोपंत जी को मैंने कोट किया, वो बड़े मजाकी आदमी थे। ही वॉज सो विटी दैट हिट विटिसिज्म्स made you bounce in your chair or your line, and it was very difficult to maintain the dressing. So once in our program, we all were there, all India Karyakartas, and he completed his 70 years. So our Sarkar Vivaha Sheshadri ji, he gave him a shawl and asked him to say something. He was saying, no, there is no need to buy. This shawl also is not needed. But then he stood up and he said, you see, you might be feeling that you have felicitated me, but I know that when this shawl is given, it means that now your age is over. You please sit in a chair calmly and see what happens. ऐसा वो विटिसिज्म है उनका, उनके चरित्र का। His biography was inaugurated in Nagpur in English, and I was speaking there. I cited how witty he was. 3 or 4 incidences I told there. And Nagpur people have also seen him very closely, so they were enjoying it. I never said that I will retire or someone should retire. In Sangha, we Swayamsevaks, we are given a job, whether we want it or not. So if I am 80 years old and Sangha will tell me, go run a shaka, I will have to go. I cannot say I have completed 75 years, I want to enjoy the retirement benefits. No, there is no benefit in Sangha. And even if I am 35, Sangha may say, you sit in the office. We do whatever Sangha tells us. We don't say, I will do this, I want this, I want that. No, that is not allowed.
we are not there for it because we don't want to accomplish anything. So whatever they say, I am Sarsanga Chalak. Do you think I am the only one who can be Sarsanga Chalaks? There are at least 10 people here. They are sitting in this hall. Any time they can take this mantle and carry on. But they are very busy and their contribution is valuable. They cannot be spared. I was the one who can be spared. So, this is not for retirement of anybody or myself. We are ready to retire any time in the life and we are ready to work as long as Sangha wants us to work. That is the thing. तो भारत बुद्ध का देश है, उसमें शांति अपेक्षित है और हमारे देश में अपेक्षाकृत शांति है और होनी चाहिए. लेकिन बाकी देश बुद्ध के देश नहीं है, तो वो युद्ध की भाषा बोलते हैं, तो शस्त्र होना तो आवश्यक रहता है ना. जैसा मैंने कल कहा, हम व्यायाम कर रहे तो किसी को पीटने के लिए नहीं कर रहे. तो हम अपना शस्त्र बल को बढ़ाते तो किसी को मारने के लिए नहीं बढ़ाते. अगर किसी को मारने के लिए हम शस्त्र सज्ज होते तो अभी तक तो दिख जाता ना. लेकिन बार बार हमने रोक दिया है कैपेसिटी होते हुए भी, क्योंकि हम खून खराबा नहीं चाहते, शांति चाहते. हमारा बुद्ध का देश है, लेकिन सब देश बुद्ध के नहीं है, तो वो युद्ध करेंगे तो कम से कम अपने को बचाने के लिए शस्त्र बल चाहिए ना. तो डेटरेंट वो तो चाहिए ही. संघ की प्रार्थना में हम कहते हैं अजय्यांच विश्वस्य देहीश शक्तिम, यानी हमको इनविंसिबल स्ट्रेंथ दो. हमने ये नहीं बताया है कि दूसरों को जीतने वाली शक्ति दो. हमें कोई जीत ना सके ये वो शक्ति मांगी है. इतना तो आवश्यक रहता है और वो करना चाहिए. संघ ने विभाजन का विरोध क्यों नहीं किया, ये क्या जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है. शेषाद्री जी की एक पुस्तक है द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन, आप सब लोग पढ़िए. उसमें विभाजन कैसे हुआ, विभाजन क्या करने से हुआ और क्या करने से रुक सकता था, विभाजन में किसका क्या रोल था, ये सारी बातें हैं. संघ का मत क्या है इसके बारे में, इसका ठीक ठीक पता उस पुस्तक के पढ़ने से आपको पता चलेगा. विदाउट मीन्सिंग वर्ड्स वो पुस्तक लिखी गई है, उसको आप पढ़िए. तो संघ ने विरोध किया था, लेकिन संघ की ताकत क्या थी उस समय. पूरा देश महात्मा जी के पीछे था. महात्मा जी ने तो कह दिया था मेरे लाश पर होगा. गुरु जी को पूछा किसी स्वयंसेवक ने, अच्छे कार्यकर्ता ने पूछा कि तू इधर जा रही गाड़ी, तो गुरु जी ने कहा था नहीं, गांधी जी ने सम्मति नहीं दी है, विभाजन नहीं होगा. लेकिन कुछ हुआ जो उन्होंने भी मान्य कर लिया. उनके मान्य करने के बाद संघ के कहने से समाज समर्थन नहीं करता और इसलिए विभाजन रुक नहीं सका. यानी उसको रोकने के लिए हम भी कुछ नहीं कर सके. तो अखंड भारत एक सत्य है. विभाजन होने से क्या क्या होता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद का एक लेख, चट्टान नाम का उस समय एक पेपर था लाहौर में, उसके पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लिया. 1946 का इंटरव्यू है, वो डेट वेट में भूल गया, मिल जाएगा, वो आप पढ़िए. उन्होंने इस विभाजन के विरोध में अपना मत देते हुए विभाजन के परिणाम क्या होंगे इसका कुछ प्रेडिक्शन किया है. वो अक्षरशः सत्य आज हम देखते हैं. पाकिस्तान की क्या हालत होगी, भारत में मुसलमानों का क्या होगा, ये सब उन्होंने लिखा है. लेकिन उनके जैसे लोगों का नहीं सुना गया. लेकिन भारत अखंड है, ये एक सत्य है, फैक्ट ऑफ लाइफ है. जबरदस्ती उस सत्य को नकार कर जो लोग चल रहे हैं उनका क्या हो रहा है. नहीं, हम एक नहीं, हम अलग है ऐसा मानकर जो अलग हुए, जिस दिन से अलग हुए उस दिन से शुरू कीजिए. अभी इस क्षण तक की हालत देखिए, क्या वो सुखी है? मटेरियली, स्पिरिचुअली नहीं है. क्या इतने सालों में कुछ प्रयास नहीं हुए? बहुत प्रयास हुए.
लेकिन उपाय नहीं निकला, क्योंकि उपाय कैसे निकलेगा भाई? मैंने एक हाथ को जबरदस्ती अलग पूरा जकड़ के रखा है, तो वो तो सुन्न हो जाएगा ना, मृतप्राय हो जाएगा, क्योंकि जिस जीवंत शरीर का वो अंग है उससे उसका संबंध आपने काट दिया। उपाय एक ही है, संस्कृति से, पूर्वजों से, मातृभूमि से हम एक है ऐसा हम समझे और वैसा व्यवहार चालू किए। अखंड भारत ध्यान में रखना इज नॉट ओनली पॉलिटिकल, क्योंकि अखंड भारत, जब अखंड भारत था तब भी अनेक राजा यहां थे, अनेक राज्य थे, सीमाएं थी, आने जाने की परमिशन लेनी पड़ती थी, और पुरातन काल में आपस में कुछ युद्ध लड़ाइयां भी हुई थी। लेकिन पब्लिक नेचर उस देश का, वो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम बेरोक टोक जाता था, कहीं भी रह के कमाता था, खाता था, और इस देश के साथ अपने आप को एकाकार मानता था, इसलिए कर पाता था। वो भावना अगर फिर से आ जाए तो उस समय का पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिस्पेशन कोई भी हो, सबकी उन्नति होगी, सब सुखी रहेंगे, सब शांतिपूर्ण वातावरण में रहेंगे और सबके दोस्त बढ़ जाएंगे। तो ये जो अखंडित भारत का दुस्वप्न है, जिस नींद में हमको पड़ रहा है, उस नींद से जागना बहुत